ये भारत रत्न की मैंने ग्लोबल अपील की थी और ये रफ़ी साहब का कंट्रीब्यूशन दिखा है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने राष्ट्रपति महोदय साहब को, प्रधानमंत्री जी को, सबको दिया था मैंने। मेरे पास इतनी सारी आरटीआई के रिप्लाई पड़े भारत सरकार की। अभी सरकार के समक्ष ऐसी कोई अभी प्रक्रिया नहीं है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। रफ़ी अरुण गौतम साहब के हम घर पे मौजूद हैं। घर में मोहम्मद रफ़ी साहब का ये मंदिर है जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी जो रफ़ी अरुण गौतम साहब ने हमें दिखाई हैं। ख़ास तौर पर वो टाई जो रफ़ी साहब की थी वो आज इस म्यूज़ियम में अरुण गौतम साहब के पास मौजूद है। तो अरुण गौतम साहब आपको क्या कहें, रफ़ी अरुण गौतम साहब ही कहें या रफ़ी हम तो अरुण हमेशा आपको गौतम कहेंगे तो बड़ी खुशी होगी, और आप अरुण गौतम कहोगे तो मुझे नाराज़गी होगी। 35 सालों से लगातार रफ़ी साहब के लिए काम कर रहे हैं, रफ़ी साहब की यादों को संजो रहे हैं। इतनी चीज़ें, इतने रिकॉर्ड्स तो मुझे लगता है रफ़ी मेंशन में भी मौजूद नहीं है जितने यहाँ हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्योंकि दीवानगी इसको कहें, जो शिद्दत के से आप रफ़ी साहब के दीवाने हैं, आपने 35 साल दे दिए हैं, बहुत बड़ी बात है। और आने वाली पूरी ज़िंदगी मुझे लगता है रफ़ी साहब के लिए आप काम करते रहेंगे। जी जी। ये शुरुआत कैसे हुई थी? क्या रफ़ी साहब का आपने गाना सुना था या ज़ाहिर बात है आवाज़ ही सुनी होगी? जी जी जी। या क्या ऐसा हुआ था आपकी ज़िंदगी में जब आपने अपना ज़िंदगी का रास्ता ही बदल दिया? नहीं, मैंने स्कूल टाइम में एक गाना सुना था रफ़ी साहब का, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर। अच्छा। वो मतलब इतना प्रिय गाना था, उसका रिदम और उसका रफ़ी साहब की जो जब आवाज़ थी, मार्मिक वाली जो आवाज़ थी रफ़ी साहब की, जो दिल को जैसे रूह को सुकून देने वाली आवाज़ थी। ऐसा लगता था कि जैसे ये आवाज़ जैसे हमारी आत्मा को बड़े सुकून दे रही है। तो वो आवाज़ जब मैंने पहली बार सुनी रफ़ी साहब का गाना, दिल के झरोखे में तुझको, तो मेरे को बार बार ये इच्छा जाहिर हुई कि ये आवाज़ किसकी है। उस ज़माने में हम छोटे थे तो पता नहीं था कि कौन सिंगर है, और रेडियो पे गाना बजा करते थे। ये रेडियो पे सुना जब गाना हमने, तो उसके बाद हुआ क्या कि मैं कहीं भी जब मार्केट जाता था, स्कूल जाता था, घरों में रेडियो बजा करते थे, तो ये मैंने महसूस किया कि इसी आवाज़ के ही गाने सारे बजा करते थे उस दौरान। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे बड़े भाई साहब भी संगीत प्रेमी थे, पिताजी भी गाना सुना करते थे रेडियो पे। तो मैंने पूछा भाई साहब से कि भाई साहब ये बार बार जो गाना आता है ये किसकी आवाज़ में? तो कह रहा अरे सुना नहीं, अभी देखो खुद बताएगी वो आपको अनाउंसर। तो बताती है, आप सुनिए रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत। तो कह रहे ये मोहम्मद रफ़ी साहब है। अच्छा। तो उस दिन से रफ़ी साहब के प्रति मेरी जो प्रेम है, मेरा जो उनका प्रति जो जुनून है, वो उसी दिन से शुरू हो गया। और फिर मैं रफ़ी साहब की गीतों की बुकलेट आया करती थी छोटी छोटी, वो मैं कलेक्ट करना शुरू किया कि वो गीतों को तो अपने हाथ में लेकर मुझे बड़ा सुकून मिलता था कि रफ़ी साहब के गीतों को मैं छू सका। तो वो गीतों को मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। फिर जब गीत आए तो उसके बाद एक तरफ से ऐसा दौर आया कि वही गीत रिकॉर्ड होते थे, तो वो कैसेटों में रिकॉर्ड करना, अपनी चॉइस के रिकॉर्ड करने की ऑप्शन मिला हमें। जब कैसेट आई तो हमने फिर वो कैसेटों में अपने चॉइस के गाने कागज़ पे लेके जाते थे। मीना बाज़ार, जामा मस्जिद में तो अकबर शाह जी, यासिन भाई होते थे, तो उनको अपनी लिस्ट देते थे, तो वो रफ़ी साहब के गाने रिकॉर्ड करते थे। तो हम रफ़ी साहब के गाने जब सुना करते थे कैसेट से चला के, तो ऐसा लगता था रफ़ी साहब जैसे मेरे लिए गाना गा रहे हैं। अच्छा, इतना सुकून मिलता था। उसी दौरान में मेरी सरकारी नौकरी लग गई। तो फिर सरकारी नौकरी लगने के बाद तो मैंने थोड़ा कलेक्शन रफ़ी साहब के जो रिकॉर्ड कलेक्शन करना शुरू किया। तो वो उस दिन से और आज तक मेरी 32 साल की सरकारी नौकरी हो गई। तो 32 साल में मैंने ये सारे रिकॉर्ड कलेक्शन, आप देख सकते हो, पूरे देश के एक एक कोने से, मैं इंदौर से क्या, लखनऊ से क्या, अभी पिछले हफ्ते मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं वहाँ हैदराबाद की जो गलियों में एक रिकॉर्ड था, मेरे को चाहिए था, वो रिकॉर्ड मैं लेके आया जानी बाबू साहब का, जो जानी बाबू साहब ने रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट दिया था। जो दिखाया था, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऐसा एक जुनून अभी तक मेरा ये चल ही रहा है अभी तक। जिस जिस नगर में, सिटी में, राज्य में मैं जाता हूँ,
कुछ ना कुछ रफ़ी साहब की चीज़ मैं ज़रूर लेके आता हूँ। और वो मेरी एक पारखी नज़र कही है कि मैं ढूंढ लेता हूँ कि रफ़ी साहब का क्या चीज़, पार की नज़र या मोहब्बत कह लें मोहब्बत कह कि लीजिए वो सर। आपको दुनिया के या हिंदुस्तान के कोने जी जी कोने में जी ले जाते हैं एक रिकॉर्ड के लिए, जी जी जहाँ जी पता चलता है कि फ़ला जगह मौजूद है रफ़ी साहब जी का कोई जी जी रेयर रिकॉर्ड, वहाँ से ले आते हैं। अच्छा, बस ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, क्योंकि ये हमारे दर्शकों को भी जानना बहुत ज़रूरी जी है जी कि जी रफ़ी साहब को क्योंकि भारत रत्न नहीं दिया गया है, लेकिन रफ़ी साहब के जो चाहने वाले हैं, रफ़ी अरुण गौतम साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो एक मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम पर आपने काम किया, इनिशिएटिव लिया कि रफ़ी साहब को भारत रत्न दिलाया जाए। एक कैंपेन भी आपने चलाया, उसमें कई लोग जुड़े। जी तो जी जी। ये कब से शुरू किया आपने कैंपेन और ये क्या चलता रहेगा जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा? नहीं, अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। रफ़ी साहब का जितना संगीत कैरियर था उसमें 15 गाने ऐसे हैं जो रफ़ी साहब को फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दिया गया। इवन जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो 4 गाने में से 3 गाने रफ़ी साहब के थे जो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन रफ़ी साहब को इंतकाल के बाद भी नहीं दिया फिल्म फेयर अवार्ड उन गानों का। 3 गाने थे आपका, दोस्ताना फिल्म का मेरे दोस्त किस्सा है क्या हो गया, हम तो चले परदेश, और अब्दुल्ला फिल्म का मैंने पूछा। तीनों गाने मार्वलस गाने, एक से एक लाजवाब गाने। तो अगर ये तीनों डिफरेंट काल में आए होते, डिफरेंट वर्ष में आए होते, तो तीनों को फिल्म फेयर अवार्ड मिलता। लेकिन चूंकि 80 में आए गाने और रिलीज हुए तो उसके बाद उनकी मेंटलिटी क्या थी जो जूरी की, तो उन्होंने रफ़ी साहब को नहीं दिया। और ये उसके बाद तो बिल्कुल अनदेखा कर दिया था कि फिल्म जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है फिर सिनेमा का, वो दादा फाल्के पुरस्कार है, वो भी रफ़ी साहब को नहीं दिया। और रफ़ी साहब के समतुल्य जो समकक्ष जो गीतकार रहे या गायक रहे, उन सबको दादा फाल्के अवार्ड दिया। अब रहा जहाँ तक सवाल भारत रत्न का, तो मेरा ये था कि जब लता जी को मिल सकता है तो रफ़ी साहब को क्यों नहीं मिल सकता। रफ़ी साहब ने आज़ादी में जितने गाने हैं, आप देखिए आज़ादी के लिए भी रफ़ी साहब के गाने आप देखोगे, और आज़ादी के बाद भी रफ़ी साहब का बहुत बड़ा योगदान है पूरे फिल्म संगीत में। तो रफ़ी साहब को भारत रत्न, रफ़ी साहब को मैं शुरू से मेरा एक मोटिव रहा था कि रफ़ी साहब भारत रत्न के सच्चे हकदार हैं। और ये मेरी मुहिम का एक पार्ट था कि रफ़ी साहब भारत रत्न के सच्चे हकदार हैं। और मैंने भारत सरकार के सभी विभागों को लिखा कि, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी लिखा मैंने, विभिन्न क्षेत्रों के जो संगीत प्रेमी थे, कि आप लोग भी डिमांड कीजिए। और जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने एक जरिया होता है हमारा अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा धरना दिया था। और उसमें पूरे देश से रफ़ी साहब के जो संगीत प्रेमियों को मैंने जोड़ा। हम लोग इकट्ठा हुए 23 मई को दिल्ली में, और जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा धरना दिया था, जहां हम सब लोगों ने राष्ट्रपति साहब को, प्रधानमंत्री जी को, सोनिया जी को अपना प्रेजेंटेशन दिया था। तो ये हमारी एक ग्लोबल अपील दी थी मैंने। अच्छा। ये भारत रत्न की मैंने ग्लोबल अपील की थी। और ये रफ़ी साहब का कंट्रीब्यूशन दिखा है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये लिखा हुआ है सारा। और ये ग्लोबल अपील के साथ सभी के सिग्नेचर मैंने राष्ट्रपति महोदय साहब को, प्रधानमंत्री जी को, सोनिया जी को, सबको दिया था मैंने। अच्छा। और मेरे साथ इस मुहिम में जोरावर भाई, एहसान भाई, और उमेश मखीजा जी, संजीव दीक्षित जी, और उस समय धीरेन्द्र जैन जी, हम सब लोग एक टीम थी जो हमने सब मिलके ये मुहिम चलाई। और हमने बहुत पत्र व्यवहार किया भारत सरकार के साथ, और उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया। मेरे पास इतनी सारी आरटीआई के रिप्लाई पड़े हैं भारत सरकार की। अच्छा। जिसमें लिखा है कि अंडर कंसिडरेशन है, अंडर कंसिडरेशन। और हमारे पत्र का भी उसमें उल्लेख है कि आपका वो आया है रिप्रेजेंटेशन भारत रत्न के लिए, लेकिन अभी सरकार के समक्ष ऐसी कोई अभी प्रक्रिया नहीं है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। तो लेकिन हमने एक मुहिम अब मैंने स्टार्ट की है अब, कि पूरे देश से रफ़ी साहब को भारत रत्न, सब चाहते हैं कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन हम सब लोगों ने चाहा है कि हम एक कदम आगे बढ़ के हम रफ़ी साहब को हम विश्व रत्न की उपाधि देने जा रहे हैं। अच्छा। आगे जन्मदिन पे हम एक सारे पूरी दुनिया की जितने फैंस की तरफ से हम एक विश्व रत्न की उपाधि रफ़ी साहब को देंगे। तो जिसके रफ़ी साहब पूरे दुनिया में 26 कंट्रियों में रफ़ी साहब ने शोज किए हैं। तो सारी दुनिया में हमारे जो संगीत प्रेमी सब जुड़े हुए हैं।
तो उनकी भी इच्छा ये है कि रफ़ी साहब को ऐसा विश्व रत्न का एक अवार्ड दी। जब सरकार जागेगी, जब उनकी नींद खुलेगी सरकार की, तो बिल्कुल देंगे। और ये बहुत अच्छी कोशिश है और हम दुआ करते हैं, उम्मीद भी है कि आपकी कोशिश रंग लाए। और भी कुछ है? हाँ, ये एक मैंने कैलेंडर बनाया था, इसमें ये फोटोग्राफ दिया है। ये आप देख सकते हैं कि भारत रत्न का मैंने जंतर मंतर पर जो धरना दिया था, इसमें सब देखिए हमारे जितने साथी हैं सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये रफ़ी चौक पे भी मैंने धरना दिया था, ये धरने का फ़ोटो है। रफ़ी चौक पे हमने महाराष्ट्र सरकार के समक्ष भी ये मांग रखी थी। ये हमने चौक पे भी धरना दिया था। ये बांद्रा रफ़ी चौक का फ़ोटो है। और ये एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं एक मूवी आई थी ए दिल मुश्किल, तो रफ़ी साहब के बारे में एक गलत टिप्पणी की गई थी, तो उसकी भी हमने देखी जंतर मंतर पर धरना दिया था। ये उसी का फ़ोटोग्राफ है, उसका विरोध करते हुए, फिर वो बाद में वो हटा दिया था। तो हम लोगों का एक रफ़ी साहब के प्रति एक प्रेम है कि हम रफ़ी साहब की जो शख्सियत है वो दुनिया को पता चले, उनके गीत सब सुने। हम सब ये चाहते हैं कि घर घर में रफ़ी साहब के गीत सब सुने। और ये जो आपको बता दें माइक है, ये माइक के ज़रिए जब वक्त मिलता है रफ़ी अरुण गौतम साहब को, ये रफ़ी साहब के क़िस्से या उनके रेयर जो रिकॉर्ड्स हैं जो किसी ने नहीं सुने, वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रफ़ी अरुण गौतम नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर रफ़ी साहब के क़िस्सों के साथ साथ रफ़ी साहब के बहुत नायाब रेयर गीत जिसको कहते हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे हमेशा। तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी। और मैं आपको एक और बताना चाहूँगा रिजवान भाई कि मेरे पास जो 78 रिकॉर्ड है ना, तो आप उसमें देखिए कि हम लोग पूरे गाने कभी नहीं सुनते। तो मैंने आप देख सकते हैं ये बॉक्स बने हुए हैं। तो ये बॉक्स इस बात का प्रतीक है कि ये मैंने ऐसे बना रखे हैं सिलेक्टेड कि ये जो पहला बॉक्स है ये रफ़ी साहब के वो प्राइवेट सॉन्ग है जो कहीं भी नहीं मिलते। अच्छा। रफ़ी साहब ने जो प्राइवेट नॉन फिल्मी गाने गाए हैं, ये इतने रेयर रिकॉर्ड हैं इसके अंदर। और हम लोग पूरे मुखड़े अंतरे नहीं सुनते हैं हम कभी, बस नाम पता है किसी को कि ये गाना रफ़ी साहब ने गाया। लेकिन जब वो इसके बाद जो दूसरा बॉक्स है वो है रफ़ी साहब के रेयर स्टेंजा वाले। अच्छा। उसमें क्या है कि रफ़ी साहब फिल्मों में क्या होता था कि 2.5 घंटे की मूवी होती थी, तो क्या होता था कि कोई गाना बढ़ गया तो क्या करते थे, एक अंतरा काट दिया करते थे। तो मेरे पास ये बॉक्स में सारे वो रिकॉर्ड हैं जिसमें रफ़ी साहब के जो लोगों ने सुने हैं 2-2 स्टेंजा सुने हैं, लेकिन इनों में वो है जो तीसरे स्टेंजा है जो कटे हुए हैं, या वो रिकॉर्ड है जिसमें वर्डिंग चेंज हो गया। जैसे एक गाना है जैसे ख्वाब में कहाँ मिलोगे, असली में रिकॉर्ड हुआ था शाम को कहाँ मिलेंगे। अच्छा, शाम को कहाँ मिलोगे, तो वो गाना रिकॉर्ड हुआ, वो रिकॉर्ड मेरे पास है। फिर बाद में मूवी में जब आया वो गाना आया ख्वाब में कहाँ मिलोगे। अच्छा, तो वो दोनों रिकॉर्ड मेरे पास। तो ऐसे ही हमें रफ़ी अरुण गौतम साहब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसके ज़रिए बहुत सारे ऐसे नायाब गीत सुनने को मिलते रहेंगे। और अगर आपको मौका लगे तो ये दरवाज़े जो हैं, इस मंदिर के द्वार जो हैं वो हमेशा खुले हैं रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए। आप जब चाहें पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर दिल्ली में रफ़ी अरुण गौतम साहब, सोशल मीडिया पर इनका नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। तो सबके लिए ये द्वार खुले हैं मंदिर के। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। मैं आपका ज़्यादा शुक्रिया हूँ कि मैं बड़ा बेताब था कि रिजवान भाई से रफ़ी साहब के बारे में गुफ्तगू करूँ और अपने कुछ ऐसी बातें बताऊँ जो मैं बताना चाहता था रफ़ी साहब के बारे में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप रफ़ी साहब के प्रति इतने समर्पित है और इतना प्रचार प्रसार रफ़ी साहब का बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपके भी चैनल की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उज्जवल भविष्य की करता हूँ कि आपका भी चैनल लोग सब सब्सक्राइब करें और देखें। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि रफ़ी साहब की पूरी फैमिली के साथ इंटरव्यू किया और सभी ने बहुत लाइक किया, और सब पूरी दुनिया में उसके आप लाइक्स और कमेंट्स देख सकते हैं कि इतनी लाजवाब जानकारियाँ निकाल के लाते हैं रिजवान भाई। तो मैं नहीं, लेकिन हमें इंस्पिरेशन आप जैसे लोगों से ही मिलता है, ये बात हकीकत है।
और सब्सक्राइब तो ये कह रहे हैं, मैं कभी नहीं कहता आपसे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपने देखा होगा। जी जी मैं कभी नहीं कहता, आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आता तो नहीं, आप अगर देखें। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल। आपको रफ़ी साहब के बारे में अगर अच्छी जानकारी जी। चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए, प्रामाणिक जानकारी चाहिए, तो रिजवान भाई का चैनल ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक ऐसी ऐसी चीज़ें इंटरव्यू के माध्यम से निकाल के लाते हैं और वो लाजवाब होता है, उस पर किसी प्रकार कोई संदेह नहीं होता। और बस हमारी कोशिश यही है, आपकी टीम का भी हम धन्यवाद करेंगे। जी 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 एहसान कासमी साहब हैं, जी जी जोरावर जो छुगली राबर्ट साहब हैं, सुरानी हैं, और और उमेश मखीजा उमेश जी मखीजा हैं, साहब संजीव हैं, दीक्षित जी हैं। संजीव दीक्षित जी हैं लखनऊ में, जी उमेश जी मखीजा जी गुजरात में, अहमदाबाद में शायद। जी 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 तो ये सब लोग जो हैं हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो रफ़ी साहब के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो और हमारे अब और भी फ्रेंड हैं, जैसे स्वामीनाथन जी है, किशन कांत जी हैं, सब लोग बहुत बसंत भाई है, ये सब लोग हम जुड़े हुए हैं एक ग्रुप के माध्यम से। हम रफ़ी साहब के बारे में एक दूसरे से शेयर बहुत करते शेयर रहते हैं। करते हैं जानकारी, फोटो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्रुप में एक और शख्स हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जी जी फीको मूर्ति जी, वो जी उनकी जी बहुत जी उम्र है। जी मैं जी अक्सर जी जी उनके वो मैसेज हम लोग बहुत सब उनको शानदार। बड़े रिगार्ड से फीको साहब बुलाते हैं उनको, और जी। वो हमारे एक तरह से आइडल हैं आइडिया हमारे ग्रुप के, जी। फीको चलिए, साहब। बहुत सबको बहुत सलाम है, सबके शुक्रगुजार हैं हम, और आपका भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी 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 आदाब। नमस्कार। और अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, रफ़ी साहब की कुछ और जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप रखें अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार। नमस्कार।